चलिए, तो वहीं से फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम अपनी। चलिए बेटा, तो आई होप यहाँ तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद का हमें पोर्शन चेक करना है बेटू। सो लेट्स क्विकली डू इट। बेटा, जो प्रीवियस क्लास में हम एक पजल टाइप से सॉल्व करना चाह रहे थे कि क्या एक वजह है कि कोई कंडक्टर बेटा नॉर्मली रखा हुआ है, इसके अक्रॉस हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया, तो क्यों उसमें करंट फ्लो नहीं करता? या मतलब ऐसा तो है नहीं उसमें चार्ज कैरियर्स नहीं है बेटा, बकायदा इलेक्ट्रॉन होता है, इवन 10⁻28 29 के पर मीटर क्यूब के नंबर होता है बेटा चार्ज कैरियर अपने किसी भी कंडक्टर में। सर बट उनका रैंडम मोशन होता है। बिल्कुल बेटा, तो रैंडम मोशन होता है और नेट फ्लो जीरो होता है। यहाँ पे बेटा एक और बात ध्यान रखने की होती है। लेट्स मूव अहेड फ्रॉम हियर। हम बोलते हैं बेटा द थर्मल वेलोसिटीज थर्मल वेलोसिटीज का मतलब होता है बेटा टेम्परेचर की वजह से। थर्मल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड। मतलब थर्मल वेलोसिटीज लगभग लगभग बेटा इतनी फास्ट होती है, 10⁵ मीटर पर सेकंड के अप्रोक्स ऑर्डर में होती है। तो ये इतने फास्ट और इतना रैंडम मोशन होता है दैट दे डू नॉट रिजल्ट इन एनी आउटपुट या आउटकम बेटा। तो यहां से हम क्या बोलते हैं, लेट लेट u1 u2 up till un are velocities of electrons, देन एक्चुअली बेटा इन सबका वेक्टर सम हम यदि ले वेलोसिटीज का, सिंस नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो बोल रहे हैं हम, तो एक्चुअल में वेलोसिटीज को जब हम जोड़ते हैं सारी इफेक्टिवली, तो जो इफेक्टिव वेलोसिटी का सम आता है दैट एक्चुअली कम्स आउट टू बी जीरो। कॉमन सी बात करते हैं, वापस एक्सप्लेन करता हूं बेटा, समझना इस बात को। हमने बोला जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन बेटा ऐसे रैंडम घूमते हैं, इफेक्टिव पाथ उनका जीरो आता है। तो इफेक्टिव पाथ जीरो का मतलब देखो ऐसा भी है कि मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें नेचुरल टाइप का बेटा, ध्यान से समझना। सपोज करो कि यहाँ पे हम खूब सारे लोग थे ना, खूब सारे पर्सन से यहाँ पे अवेलेबल है, ऐसे बहुत सारे लोग थे, हम थोड़ा सा एग्जांपल ले रहे हैं। लेट्स से बेटा कि ये चार लोग जैसे मान लो इधर है और चार लोग जैसे मान लो इधर है। लेट्स से एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूं, तुम समझ जाओगे। सपोज करो बेटा ये इधर चलता है कुछ स्पीड से इतना दूर, और ये भी इधर चलता है इतना दूर, ये भी मान लो कुछ इतना दूर चला, ये इतना दूर चला, ये पीछे अब के बाद ये वाला कम दूर चला, लेट्स से ये ज्यादा दूर चला, ये इधर दूर चला थोड़ा सा और ये इधर दूर चला। लेट्स से कि ऐसा कुछ चले ये कि बेटा यदि मैं सपोज करना बेटा इसको, यदि मैं ओरिजिन कंसीडर करता हूं 0,0, तो आपको पता है बेटा इस तरफ के डिस्प्लेसमेंट को मैं एक तरह से, इनका तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है और क्या इनका डिस्प्लेसमेंट घट रहा है? बात समझ में आ रही है क्या? बताओ बेटा, क्या ये समझ पा रहे हो? इनकी तो पोजीशन बढ़ रही है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, इनका डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि इन 8 का डिस्प्लेसमेंट में ऐड करूं तो आंसर 0 आ जाए? इज इट पॉसिबल? यस सर। 100% पॉसिबल है। तो ये फ्लो तो ऑपोजिट है एक दूसरे के। बिल्कुल फ्लो तो हो रहा है, बट कहीं ना कहीं फ्लो इस तरह से है कि नेट उनका मूवमेंट एक तरह से जीरो के इक्विवेलेंट है, ऑलमोस्ट उनका मूवमेंट जीरो होता है। दिस इज द रीजन वाई इलेक्ट्रॉन से बेटा कंडक्टर जो रखा होता है जिसके अक्रॉस कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता, वो आपको कंडक्टिविटी शो नहीं करता है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। क्लियर आ रही है बात? समझिए आपको। गुड। यस सर। वेरी बेसिक थिंग क्या क्या याद रखेंगे कि यदि एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो थर्मल मोशन होता है, थर्मल मोशन रेंडम बहुत ज्यादा होता है और नेट फ्लो जीरो होता है। थर्मल वेलोसिटीज लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है
और एक्चुअल में नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब उनका नेट इफेक्टिव वेलोसिटीज का सम भी जीरो है कहीं ना कहीं, तो उसकी वजह से हमारे पास में रिजल्ट आता है। दिस रिजल्ट वी आर गोइंग टू यूज इन द नेक्स्ट यू कैन से सेक्शन वेयर वी विल सी द डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जल्दी से बेटा इसको नोट डाउन करें, शायद यहां तक कर लिया था हमने लास्ट 2 पॉइंट से, क्विकली नोट इट डाउन देन वी विल मूव अहेड। बी क्विक। सर हाँ बेटा बोलो। सर टेस्ट कल ले लेना ना। नहीं बेटा टेस्ट आज ही लेंगे। आगे बढ़े बेटा। सर अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं हुई हुई सर हमारी। कोई हाँ बात नहीं, सर कल जितना ले लेना सर नहीं बेटा टेस्ट। जितना पढ़ा उतना देना है, नहीं एक 7 दिन पहले से बेटा इन्फॉर्म्ड है, नो इस वजह से सर टेस्ट नहीं मेजॉरिटी बोल रही करेंगे। है सर कल सर ले पूरे लेना। वीक से टेस्ट चल रहे थे सर हमारे। सर आज भी 2 हाँ बजे सर क्लास थी कल सर ले फिजिकल लूंगी, की। पूरी रात सोई नहीं, यस मुझे सर। बहुत नींद आ रही है हे सर। भगवान। यस सर। सर सर आज भी सर फिजिकल की क्लास थी सर 2 बजे। तुम क्या करूं बताओ मैं अब। सर कल ले लेना सर, सेम टाइम पे लेना सर, 3:30 ले लेना आप। दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज सिनेरियो। सी बेटा ये थोड़ा सा कम वो है, इतना पहले 1 वीक पहले इंफॉर्मेशन देने के बाद दिस शुड नॉट हैपन है ना, ये एक वैसे प्रॉपर वे नहीं है। स्टिल लेट्स सी मोस्ट ऑफ आप बोल रहे हो तो व्हाट कैन बी डन, टेल मी। तो लेट्स से करते हैं बेटा फिर, ठीक है। तो बेटा जिन बच्चों को ऑब्जेक्शन है प्लीज ट्राई टू इनकॉर्पोरेट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, ऐसी चीज नहीं हो तो बेटर है। ऑल राइट। यस सर। बिकॉज माई साइड से बेटा सब कुछ रेडी, एवरीथिंग इज रेडी फ्रॉम माई साइड। लेट्स सी एक दिन लेके तुम कितना कर पाते हो, और फिर भी नंबर नहीं आए तो वो तो बात की बात है सर, पर प्रिपरेशन तो अच्छी हो। चलो सर ट्राई ठीक है। पूरा करेंगे। चलो ठीक है फिर, पहले पढ़ाई आगे करते हैं। अब चलो ये लिख लिया। यस सर। चलिए बेटा आगे बढ़ाते हैं। अब बेटा ध्यान से समझो, एक आगे के पोर्शन पे चलते हैं कि क्या होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें एक कहानी टाइप से सुनाऊंगा, ठीक है, जिसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे बेटा। हम इलेक्ट्रिसिटी फिनोमिनन को समझेंगे कहानी के थ्रू, फिर उसके बाद उसका डेरिवेशन वगैरह देखेंगे बेटा। कहानी कुछ इस प्रकार की है कि बेटा यहाँ पे कंडक्टर था कोई, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत थे बट इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था। तो करंट फ्लो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ता है। लेट्स से मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी यहाँ पे, लेट्स से दैट इज हैविंग अ पोटेंशियल ऑफ V। ध्यान से सुनना बेटा, कहानी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और इससे बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होने वाले हैं, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। हो सकता है कि आपको ये सब चीजें बेसिक आइडिया हो, बट जिस वे में हम बात करने वाले हैं उस वे में आपको काफी अच्छे से समझ आएगी। एंड आई बिलीव कि हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो है छोटी क्लासेज से कि करंट फ्लो करता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया है क्या हमें, क्योंकि उसकी हेल्प लगेगी मुझे थोड़ी सी यहाँ तुम्हें थोड़ा समझाने के लिए। एवरीवन रिमेंबर्स अ लिटिल बिट व्हाट्स द रेजिस्टेंस, या नहीं याद? सर रेजिस्टेंस सर यस सर्किट में लगाया जाता है और सर वो थोड़ी सर्किट एनर्जी में नहीं ले बेटा, लेता है कोई भी वायर हो, कोई भी कंडक्टर हो, सबका रेजिस्टेंस होता है बेटा, बाय विच इट रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर वो एब्जॉर्ब कर लेता है थोड़े से है ना बेटा? इलेक्ट्रॉन। नहीं नहीं बेटा एब्जॉर्ब तो नहीं होते,
वो रजिस्ट्री करता है। कैसे, अभी चर्चा करते हैं इस पे, है ना, अभी बात करते हैं सर हम इस रोक पे। के रखते हैं उनको। हाँ, तो बेटा क्या होगा, ध्यान से समझो सभी बच्चे। बेटा लड़ाई पूरी ये है, ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्लास में तो ज्यादा अच्छा लगता है इस चीज पे, बट तुम्हें समझ आएगा। सपोज करो कि यहाँ पे एक चार्ज नाम का कोई प्राणी है, ठीक है बेटा, एक पर्सन है कोई चार्ज नाम का। अब इस चार्ज नाम के प्राणी को ध्यान से समझना बेटा, इसकी तरफ धकेलना चाहता है हमारा पोटेंशियल। पोटेंशियल कुछ ऐसी चीज है जो इसको धकेलना चाहती है बेटा दूसरी तरफ, इस तरफ धक्का धक्का मार रहा है कि जा इधर जा। और इस तरफ से एक और प्राणी है जो इसको रोकना चाह रहा है, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। पूरी करंट की कहानी समझ आई, ध्यान से देखना बेटा। अब समझो क्या हो रहा था बेटू, ध्यान से समझो। जब हमारा, अब मैं इसको दूसरे टर्म्स में समझाता हूं, जब हमने कुछ भी पोटेंशियल नहीं अप्लाई कर रखा था, तो यहां पे तुम्हारा जो चार्ज नाम का प्राणी है, सपोज करो कि वो आगे बढ़ना तो चाहता था, बट उसे रोकने के लिए रेजिस्टेंस बैठा था। और इस चार्ज में खुद में इतनी दम नहीं है कि इस रेजिस्टेंस को हरा के आगे निकल पाए। मेरी बात समझ में आ रही है? चार्ज के अंदर, खुद के अंदर इतनी पावर या कैपेसिटी नहीं है कि वो इस रेजिस्टेंस को हरा के इससे लड़ाई करके आगे निकल पाए। तो कहानी में क्या हुआ, हमने चार्ज को बोला ले तुझे एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तुझे ये जाने नहीं दे रहा आगे, मैं चलता हूं तेरे साथ, देखता हूं कैसे नहीं जाने देता। बात समझ में आ रही है यहां तक? तो बेटा रेजिस्टेंस इसको रोक रहा था, साहब ये चार्ज को जाने नहीं दे रहा था। और एक्चुअल में हमें तो पता है चार्ज जब अपनी जगह से जाएगा ही नहीं तो करंट कहां से आएगा। तो इसको आगे भेजने के लिए, पूरा आगे तक भेजने के लिए, ताकि ये थोड़ा मूवमेंट अच्छे से दिखाए, चल पाए, हमने एक एक्सटर्नल पर्सन उसके सपोर्ट के लिए ला दिया, ऐसा समझो। दैट इज द पोटेंशियल। इस पोटेंशियल ने इसको धक्का मारना शुरू किया, और पोटेंशियल ऐसा समझो इस रेजिस्टेंस से भारी चीज है। तो ये पोटेंशियल को देखते ही रेजिस्टेंस क्या हुआ कि भाई अब ये आ गया तो हम क्या कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस स्लो पड़ने लगा है, रेजिस्टेंस बेटा खत्म होने लगा है इसकी वजह से, और चार्ज मस्त दौड़ना शुरू हो गया, बिल्कुल जोरदार तरीके से दौड़ना शुरू हो गया। और चार्ज एकदम बढ़िया दौड़ा इसकी वजह से। अब चार्ज जैसे ही रुकना चाहे फिर से ये दौड़ा दे एक तरफ। अब बेटा यहां देखो फायदा क्या हुआ। पहले क्या था कि रेजिस्टेंस की वजह से चार्ज क्या कर रहा था, ऐसा समझो कि तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि तुम किसी स्ट्रीट या किसी रोड पे जाना चाहते हो ऐसे, और बेटा यहाँ पे 4-5 लोग तुम्हारा रास्ता रोकना चाह रहे हैं, तो तुम क्या सोचोगे कि यार किधर से भी थोड़ी सी जगह निकल जाए तो निकल जाऊं मैं इनको चकमा देके, सोचते हैं क्या हम? कॉमन यस बिहेवियर, सर। ह्यूमन यस सर। बिहेवियर। तो हम सोचते हैं यार ये 5 लोग रोक के खड़े हैं रास्ता, बट कहीं से भी थोड़ी जगह वगैरह मिल जाए तो मैं निकल जाऊं। तो तुम इधर उधर भटक रहे थे पहले कि इधर जगह मिल जाए, इधर जगह मिल जाए तो निकल जाऊं। बट अब के बार क्या हुआ, सोचो कि तुम्हारा बॉस एकदम पावरफुल लीडर तुम्हारे साथ खड़ा है, पावरफुल पर्सन, वो यहां तुम्हारा 5 लोग रास्ता रोके हुए थे, वो कहता है चल तू तो जो सामने आया उड़ा के चलेंगे उसे। तो तुम्हें इधर उधर भटकना ही नहीं पड़ रहा, वो सीधा तुम्हें लेके जा रहा है, जो इसके सामने आके रोकेगा उसको खलास, बस सीधा आगे निकलेगा। तो इस तरह से आपके पोटेंशियल, पूरी कहानी बेटा इसके ध्यान से सुनना, आपके चार्ज को पीछे से धक्का मारता है पोटेंशियल, आगे उसको आगे बढ़ने से रोकता है रेजिस्टेंस। और करंट तब बहेगा जब इस लड़ाई में पोटेंशियल जीते और रेजिस्टेंस ना जीते, और एक्चुअल में वही होता है। तो आपका करंट फ्लो करने लगता है, मतलब चार्ज चलने लगा मतलब करंट फ्लो करने लगा। तो ये पोटेंशियल बेटा करंट फ्लो करवाने का काम करता है। अब आपने एक कहावत सुनी होगी, एक बेटा सेइंग अपने नॉर्मल, कि जब जब 2 लोगों की लड़ाई होती है फायदा किसी तीसरे का होता है। तीसरे का होता है। हाँ तो कुत्ते और बिल्ली की थी ना कुछ। तो बेटा अरे तू छोड़, कुत्ते बिल्ली तो नॉर्मल बात समझ। तो बेटा 2 लोग की लड़ाई में फायदा किसका होता है? तीसरे का। इस फायदे, जो यहां लड़ाई हो रही है 2 लोगों की, किसकी? पोटेंशियल और रेजिस्टेंस की, इस चार्ज को मूव करवाने में, इस लड़ाई का फायदा बेटा जो थर्ड फायदा पर्सन चार्ज लेता को है, होगा। दैट इज एक्चुअली हीट। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि करंट फ्लो की वजह से हीट जनरेट होती है। आई होप आप सबने ये पढ़ रखा होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीट का भी नाम सुना होगा, याद है क्या? यस सर। तो बेटा यस सर। सारा एक साथ देखो, इस कहानी में सब आ गया। ध्यान से समझो, पूरा करंट चैप्टर है इस छोटी सी कहानी में। रजिस्ट चार्ज बिना कुछ सपोर्ट के नहीं पार कर पा रहा था, क्योंकि लोग खड़े थे और इधर उधर भटक रहा था रेंडमली, एंड इट वाज नॉट एबल टू क्रॉस इन एनी वे, सो देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी वाज देयर। नाउ वी प्रोवाइडेड अ सपोर्ट टू चार्ज सी, a powerful person which can beat the resistance and charge can starts moving in a particular direction। तो अब चार्ज को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा जा सकता है, क्योंकि इसका ब्रेक करने के लिए पोटेंशियल बैठा है। जैसे ही सामने कोई रोकना चाहेगा, धक्का मार के उसको गिरा के इसको आगे बढ़ाएगा।
और ये आगे बढ़ता जाएगा और चक्कर लगाता जाएगा, ये पूरा मतलब मस्त घूमता रहेगा अपने पाथ पे, और उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। बट एज वी ऑल नो कि जब जब दो लोग में टकराहट होती है, तीसरा पर्सन फायदा लेके जाता है। यहाँ पे फायदा कौन लेके जाता है? हीट। एक्चुअली द एनर्जी जो इनकी लड़ाई में रिलीज होती है, इनकी लड़ाई की वजह से एनर्जी आती है, दैट गेट्स डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ heat, and this heat is very useful. Even many devices in our day to day life are based on this heating effect of the current. ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आई क्या कहानी? सर लाइक गीजर। हाँ बिल्कुल, वो तो होती है बेटा, बट क्या कहानी समझेगा क्या है एक्चुअल में? करंट पूरा इसी की लड़ाई है पूरी। यस सर। दिस इज द कंप्लीट फाइट ऑफ करंट। या करंट कहां से कैसे आ रहा है, तो बेटा समझो बात क्या हुई। होता क्या है एक्चुअल में, ये जो चार्ज है ये रेंडमाइज्ड मोशन था, इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं था। बट जैसे ही आपने चार्ज पे बिटू पोटेंशियल लगाया, प्रैक्टिकली क्या हुआ थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। ये जब बैटरी हम अप्लाई करते हैं बेटा, तो जितने वोल्ट की बैटरी होती है कंडक्टर के अक्रॉस, उतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। और बेटा जितने जो तरफ इसको पॉजिटिव साइड बोलते हैं बेटा बैटरी की, और इस छोटे वाली साइड को नेगेटिव साइड बोलते हैं। इस पर डिटेल चर्चा करेंगे हम बाद में। तो ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल हो गया बेटा। तो अब एक छोटी सी बात समझो कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा, समझो यहां पे यदि नेगेटिव चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन्स को हम कंसीडर करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन है मान लो यहां, इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा? पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ? सोचो। सर पॉजिटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ बेटा, नेगेटिव की पॉजिटिव तरफ। चार्ज की तरफ भागेगा इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव साइड की तरफ। समझ आ रहा है? क्योंकि नेगेटिव है। यस सर वो तो सारे के समझ गया सारे सर। इलेक्ट्रॉन इधर चलना शुरू हो जाते हैं सर्किट के। सर्किट में जहां भी कोई इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाते हैं। क्यों चलना शुरू हो जाते हैं? क्योंकि इधर का नेगेटिव चार्ज तो इनको रिपेल करता है और इधर का पॉजिटिव खींचता है अपनी तरफ। और ध्यान से देखोगे बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है बाहर। सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस बैटरी की वजह से, वो इस तरफ था। और याद करो, चार्ज पे, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा फोर्स लगता है। देखो समझने के बहुत तरीके हैं। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा चलेगा। दूसरा तरीका, यहां पॉजिटिव साइड है, यहां नेगेटिव साइड है, तो पॉजिटिव की तरफ जाता है नेगेटिव चार्ज। कैसे भी समझो, याद रखना है हमें इस बात को। तो बेटा एक्चुअल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पहले रेंडम मोशन में था, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो अब क्या होता है, वो थोड़ा 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 आगे भी बढ़ने लगता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एक्सटर्नल फील्ड या एक्सटर्नल फोर्स, या कोई उसको मतलब ये धक्का मार के बेटा आगे बढ़ा रहा है, ऐसा समझो। और तुम्हें याद होगा, जिधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं करंट उसका उल्टा जाता है। हाँ सर। ये छोटी छोटी सी बातें याद होगी। याद है क्या? यस सर। चलो, तो इसी को बेटा कहानी जो समझाई मैंने, इसी पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से राइट डाउन करते हैं, देन फिर हम यहां से आगे चलेंगे। ठीक है, चलो। अब बात क्या आती है बेटा, तो इसको अब यहां से लिखना है बेटा हमें, है ना। ये कंडक्टर हो गया, मान लो इसकी लेंथ बेटा L है, ये V वोल्ट की बैटरी हमने इससे कनेक्ट कर दी, ये नेगेटिव साइड होगी, पॉजिटिव साइड होगी, और इलेक्ट्रॉन्स इसकी वजह से ऐसे चलने लगेंगे। तो बेटा हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा। तो हम कंडक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे होता है। सो कंडक्शन, लेट्स एक्सप्लेन द कंडक्शन बेटा। सो व्हाट वी से, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ध्यान से देखना बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड provided by battery या सेल बोल दो बेटा, चलता है। प्रोवाइडेड बाय बैटरी, तो बैटरी जो एक्सटर्नल फील्ड बेटा प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, in particular direction, and in this case net displacement is non-zero. तो बेटा इसकी वजह से इनका नेट डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो आ जाता है। आपका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता है, ये बात हमें समझनी है और ये बात हमें ध्यान में रखनी है बेटा। क्या इतनी बात समझ आई हमें? यस सर। समझ आता है बेटा? तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने
एक्सटर्नल फील्ड की वजह से चलने लगते हैं और इसकी वजह से नॉन जीरो इनका डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। मीन्स देयर इज अ नेट फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। दिस इंप्लाइज देयर इज नेट फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, net flow of charge carriers, hence electricity current starts flowing in the wire, current starts flowing in the circuit। तो बेटा ये तो बात हो गई इसकी। अब कुछ जनरल बातें हम समझेंगे बेटा, हमेशा याद रखनी है, वैसे हमें पता भी होनी चाहिए ये, और ये पहले भी याद होनी चाहिए थी। दो बातें ध्यान में रखनी है यहाँ पे। पहली बात बेटू ध्यान से देखो, पहला पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज जो होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो नेगेटिव कैसे चलेगा? नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल बेटा। इसी पे तीसरा पॉइंट बेटू ध्यान रखो, करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तीन छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। क्या बेटा ये समझ आया हमें? तो क्विकली इसको नोट डाउन करें जल्दी से, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कि एक्चुअल में बैटरी लगाने से ऐसा क्या हो जाता है कि करंट फ्लो करने लगता है, तो आई होप अब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसे। तो जल्दी जल्दी लिखो बेटू इस पार्ट को। सर चार्ज के आगे क्या लिखा है? कहाँ पे बेटा? ये देयर इज नेट फ्लो ऑफ चार्ज, देयर इज नेट फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, CARRIERS, चार्ज कैरियर्स। बेटा ये वर्ड यूज होता है चार्ज कैरियर्स, और कुछ नहीं है, ऐसा समझ लो कि पार्टिकल्स है जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। प्रोटॉन हो गया मान लो, तो प्रोटॉन तो जाते नहीं एक से दूसरी जगह। किसी को पॉजिट्रॉन पता है क्या क्या होता है? एनीवन नोज व्हाट्स द पॉजिट्रॉन? Electron with positive charge. हाँ, पॉजिटिव एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन से। तो बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी को अपना 12th के लेवल पे हम इलेक्ट्रॉन के माध्यम से समझाते हैं, बट हायर स्टडी जब करते हो तो पॉजिट्रॉन के हिसाब से समझाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वगैरह छोड़ देते हैं, चाहो तो ऐसे जनरल नॉलेज के लिए लिख सकते हो, वर्ड यूज हो भी जाता है कई कई जगह। पॉजिट्रॉन क्या होता है बेटा? पॉजिट्रॉन इज एक्चुअली एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पे चार्ज होता है बेटा। पॉजिट्रॉन की खास बात क्या होती है? इसका मास होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31। और इस पे बेटा क्या बोलते हैं उसे? चार्ज। इस पॉजिट्रॉन का चार्ज होता है प्रोटॉन के चार्ज के बराबर, मतलब इलेक्ट्रॉन का उल्टा चार्ज, प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो आगे काम आएगा अपने पॉजिट्रॉन, अपने बेटा न्यूक्लियर रिएक्शंस में काम आएगा आगे, तो वहां बताते, यहां बता दिया। वैसे तुमने आईसीएससी वाले बच्चों ने कहीं ना कहीं 10th में डिस्कस किया होगा, बीटा प्लस डीके पढ़ा था क्या? शायद नहीं पढ़ा होगा। Radiations में हाँ, बीटा प्लस डीके। तो बीटा प्लस जो होता था बेटा वो पॉजिट्रॉन ही होता था। तो वहाँ शायद बताया होगा बीटा प्लस डीके पढ़ा हुआ तो था सर। सर पॉजिट्रॉन। आपने पढ़ाया पॉजिट्रॉन। हाँ हाँ, गुड। तो बीटा प्लस डीके एक्चुअल में बेटा पॉजिट्रॉन ही होता है। कोई बात नहीं, इस पे ज़्यादा चर्चा बाद में करेंगे जब डीके वगैरह आएगा, अभी इतना काम नहीं लेंगे, क्योंकि 12th लेवल तक बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसको यूज कम करते हैं, तो मैं भी इसलिए यूज नहीं करूँगा। हम इलेक्ट्रॉन से ही समझेंगे सब।
तो लिख लो तो बेटा क्विकली बताना मुझे। सर रिटर्न। डन। तो बेटा देखो बेसिक बेसिक पॉइंट्स है, इन पे यदि हम डिटेल लिखना चाहे तो पूरी कथा लिखी जा सकती है। एक बार आप बुक की रीडिंग लगाना तो पता चलेगा कि बहुत थ्योरेटिकल चीजें लिखी जाती है इस पे, बट मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ और समझाने के हिसाब से। और वैसे बिलीव मी, यदि ये कहानी समझ में आती है तो काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की मेजोरिटी ऑफ चीजें तो वैसे प्रैक्टिकल फील तो इससे आ जाती है कि एक्चुअल में पूरा अंडरनल क्या होता है और कैसे मतलब काम होता है। ये सारा यही है एक्चुअल में देखा जाए तो बेटा, कि पोटेंशियल कुछ ऐसा चीज है जो धक्का मारता है, रेजिस्टेंस कुछ ऐसा है जो रोकता है, और इन दोनों की लड़ाई का फायदा तीसरा लेके जाता है। सर न्यूट्रिनो पार्टिकल भी कुछ सुना था। हाँ, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो भी होते हैं बेटा, वो भी आएंगे अपने डीके मतलब न्यूक्लियर रिएक्शंस जब आगे पढ़ेंगे हम। बहुत लेट है वो, सेकंड लास्ट चैप्टर अपने फिजिक्स का। यस सर। चलिए बेटा बढ़ू आगे। यस सर। चलो तो बेटा देखो ये हो गया। अब एक टर्म आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किसी ने नाम सुना है क्या? यस सर। नहीं सुना? चलो देखते हैं बेटा। द टर्म इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड खोल दो। कहाँ पे बेटा? तू पूछता हूं तो क्यों नहीं बोलता? क्या लिख रहा है? जल्दी से लिख। स्क्रीनशॉट ले लिया सर, बाद में लिख लूंगा, आप बोल दो। चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा। सो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ध्यान से सुनना बेटा। हमने अभी क्या बोला कि जो कंडक्टर है, थोड़ा बड़ा क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, थोड़ा समझा पाए बेटा इसको। तो हमने देखा जब हम कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं बेटा ऐसे, तो बैटरी से कनेक्ट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इधर चलने लगते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से चलने लगते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, उसको वीडी से डिनोट करते हैं एंड वी कॉल इट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो देखो बेटा व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? velocity of electrons in presence of external field. It's called drift velocity. तो बेटा ऐसी वेलोसिटी जो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन के पास होती है, उसको बेटा हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। या फिर इसको एक और टर्म में डिफाइन किया जाता है बेटा, समझना, ऑन अप्लाइंग, ध्यान से देखना बेटा, ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स एक पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है बेटा, ड्रिफ्टिंग। इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग in a particular direction, speed with which they drift is called drift velocity. समझो कहानी है क्या बेटा, ध्यान से समझो कि ये हुआ क्या सर। अच्छे से बात करते हैं इस पे बेटू, ध्यान से देखना। हम क्या बोल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में यदि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे बेटा, तो इसकी वजह से जो इनके पास में स्पीड है दैट वी कॉल इट एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आ रहा है समझ में क्या हमें?
बेटा समझो, इनिशियली इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी थी उनके पास और वो रेंडमाइज थे, बट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड दे अटेन अ वेलोसिटी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। याद करो मैंने क्या समझाया था कि अब इसके पास सपोर्ट करने वाला है, यहाँ पे कहानी में कि इसके पास सपोर्ट करने वाला है, तो इसको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल बोलेगा मैं हूं ना, चल तू तो सीधा। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो बेटा एक्चुअल में इधर उधर नहीं भटकते। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अच्छा समझने के लिए समझो, ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है बेटा, तुमने वर्ड सुना होगा स्लो मोशन, मतलब धीरे धीरे आगे चलना शुरू करते हैं। आ रहा है समझ में? So on applying external field, electrons starts drifting in a particular direction. Speed with which they drift is called drift velocity. समझ में आ रही है बात? यस सर। कॉमन बेटा टर्मिनोलॉजी है, देखो टर्मिनोलॉजी तो हमें थोड़ी सी याद ही करनी पड़ेगी। इसको डिनोट करते हैं हम विद सिंबल v एंड सबस्क्रिप्ट में बेटा स्मॉल d। तो इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम vd सिंबल से डिनोट करते हैं। डायरेक्शन आपको पता चली गई बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल में देखे तो आपके हायर लोअर पोटेंशियल से हाई की तरफ जाता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आपकी इस तरह से हो जाएगी। तो यहाँ पे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एरो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। आ रहा है समझ में? एक और बात बताता हूँ, जो बेटा हमारे इलेक्ट्रिसिटी का मॉडल है ना, जिस मॉडल से हम इलेक्ट्रिसिटी को समझते हैं, देखो सच क्या है वो तो किसी को पता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को आज तक किसी ने नहीं देखा है। बट ये सारी चीजें बेटा हम मानते हैं ऐसा कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगते हैं, क्योंकि इनसे चीजें सेटिस्फाई होती है। इवन हम ये भी मानते हैं कि ये जो ड्रिफ्ट करते हैं ना, वी ऑल्सो अज्यूम कि जैसे बेटा इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर में, हम पहले ही देख चुके हैं। तो ये सारे के सारे ऐसे मूव करना शुरू कर देते हैं एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में, कि जैसे सोल्जर्स नहीं होते मार्च पास्ट करते हैं, एक साथ रोज में परेड करते हुए आगे बढ़ते हैं, उस तरह से इनका मोशन सेटअप हो जाता है, एकदम सोल्जर्स की तरह से। तो ये सब बातें भी बोली जाती हैं, बट कॉमन बात वही है कि लाइक सोल्जर्स मोशन करते हैं बेटा ये इलेक्ट्रॉन वीडी से, और नॉर्मल एक तरह से मोशन होने लगता है इनका। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब मोशन होता है तो अब रैंडम मोशन बेटा बहुत कम हो जाता है, होता तो तब भी है बट बहुत कम हो जाता है, और इनका इफेक्टिव मूवमेंट आता है, क्योंकि जैसे ही इधर उधर भटकना चाहता है पोटेंशियल बोलता है चल सीधा। आ रहा है बात समझ में? यस सर। बेटा ऐसा नहीं है अभी थर्मल वेलोसिटी इनकी खत्म हो गई, ये इलेक्ट्रॉन चाहता तो था इधर दौड़ना, बट पोटेंशियल ने फिर से इसको थोड़ा सा डेविएट हुआ कि चल सीधा। मतलब समझो कि तुम्हारे जैसे पीछे घर वाले पड़े रहते नहीं, पढ़ ले, तुम थोड़ा मोबाइल उठाओगे, मोबाइल उठा के टाइम पास करना चाहोगे, तो मान लो मम्मी या पापा घर पे बैठे हैं तो बोलेंगे अरे क्या करने लगा, तो तुम तुरंत अरे अरे कुछ नहीं मैं तो ये देख रहा था बस पढ़ने का ही कुछ देख रहा था, तुरंत मोबाइल साइड में रख के फिर काम करने लगोगे। इट इज समथिंग लाइक दिस, एकदम यही होता है कि जैसे तुम्हें मतलब डायरेक्शन देनी पड़े ना किसी को, टोक टोक के, किसी को बोल बोल के कि नहीं इधर नहीं इधर नहीं इधर इधर, ये सही रास्ता है। वैसा ही काम कौन करता है यहाँ पे? बात समझ रहे हो क्या? यस सर। वैसे पोटेंशियल काम बेटा पोटेंशियल कर रहा होता है। सुन ध्यान से समझो, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। सेम तुम पे लागू होता है ये कि ये इलेक्ट्रॉन चाहता तो क्या था, थर्मल वेलोसिटी इसके पास, चाहता तो था कि मैं यहां से इधर भागू इधर भागू इधर भागू, क्योंकि मस्त वेलोसिटी है, बट पोटेंशियल पीछे खड़ा था। पहले ये हो नहीं रहा था बिना पोटेंशियल के, बट यहाँ पोटेंशियल खड़ा था, बोलता है किधर चला, चल सीधा। तो ये बेचारा सीधा चलने में मजबूर हो जाता है और ये सीधे सीधे चलने लगते हैं, और जिस स्पीड से सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं इस पोटेंशियल के, ऐसा समझ लो पोटेंशियल की अवेलेबिलिटी से या फील्ड की अवेलेबिलिटी से, उसी स्पीड को हम बोलते हैं वीडी। क्या कहानी समझ में आई क्या यहाँ तक की कि कैसे करंट फ्लो Yes, करता sir. है, वीडी क्या है? कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा यहाँ तक। सर इसकी वैल्यू तो सर बहुत छोटी होती होगी। हाँ बहुत छोटी होती है बेटा, सारी चीजें समझेंगे और अभी एक्सप्रेशंस भी निकालेंगे, बट पहले इतना समझ आ गया हमें। यस सर। चलो तो क्विकली इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं, इसके आगे एक्सप्रेशंस वगैरह देखते हैं बेटा, जल्दी से लिख लो। बेटा देखो जैसे कहानी के फॉर्म में याद है, याद रखोगे तो मजा आएगा, चीजें समझ में आएगी, भूलोगे भी नहीं लंबे टाइम तक। सर रेसिस्टेंस के चक्कर में भी तो कुछ होता होगा ना वेलोसिटी पे फिर? क्या बेटा? रेसिस्टेंस के
हिसाब से, मतलब अगर रेसिस्टेंस है हाँ तो फिर हाँ बेटा, इसमें थोड़ा तो बिल्कुल चेंजेस होते बिल्कुल हैं। होता ही है। ये इफेक्टिव है, सब कुछ मिला मिलू के बेटा। इसीलिए तो हमने क्या बोला कि दोनों की लड़ाई का फायदा किसको मिलता है? हीट। हाँ, तीसरे को मिल रहा है। वो एक्चुअल में वीडी इफेक्टिव है, ऐसा समझो, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सबको काउंट करके। मतलब पोटेंशियल जो अप्लाई कर रहा था, रेजिस्टेंस रोकने की कोशिश कर रहा था बेटा, समझ। तो नेट इफेक्ट को जो हमने काउंट किया वो वीडी की तरफ आया, ऐसा समझो। तो सब कुछ मिला मिलू के इतनी स्पीड से बढ़ पा रहा है आगे। मतलब वो सब चीजें बेटा, कि वो इधर भागना चाहता था, कोलिजन्स भी हुए बीच में, हो सकता है टकरा भी जाए भागते हुए किसी से। तो सारी चीजों को मिलाते हुए हम कंसिडर करते हैं, उन सबका इफेक्ट आता है बेटा ये। ठीक है सर। सर्टन। डन। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो बेटा बेसिक बात समझ में आनी चाहिए। क्या क्या सीखा अभी तक मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक्स है और ये थोड़ी चीजें दिमाग में होनी चाहिए। ट्रूली स्पीकिंग क्या यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा से ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन आती है, बाकी ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस में पूछा जाएगा कि कंडक्शन कैसे होता है, क्या होता है। ये अंडरस्टैंडिंग है बेटा हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो पूछा नहीं गया है और नहीं जनरली पूछा जाता है। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है इसकी डेफिनेशन बहुत बार आती है, बट एक अंडरस्टैंडिंग होगी तब क्या थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें समझ में आने लगेगी। सो व्हाट्स द अंडरस्टैंडिंग, कि किसी वायर में करंट फ्लो क्यों नहीं करता विदाउट विदाउट सर्किट कंप्लीट हुए। सर्किट कंप्लीट का मतलब होता है बेटा पोटेंशियल ड्रॉप ले आए तुम उसमें, ऐसा समझो। तो जो स्विच ऑफ या ऑन करते हैं ना हम, तो वो कनेक्शन हो जाता है, पोटेंशियल ड्रॉप आता है। तुमने सुना होगा बेटा, एक लाइव वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है सर्किट्स में हमारे घरों में। तो लाइव वायर जो होता है बेटू वो 220 वोल्ट पे चलता है और न्यूट्रल वायर 0 पे चलता है। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं ना, तो ये दोनों वायर के बीच में ये दोनों वायर्स उसकी लाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, और अब एक्चुअल में हमारी डिवाइस के अक्रॉस 220 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आ जाता है। तब वो चलने लगती है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आ गया उसके अक्रॉस। तो स्विच ऑफ और ऑन करने का मतलब यही होता है कि एक्चुअल में हम पोटेंशियल ड्रॉप ले आते हैं बेटा। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। यही होता है एक्चुअल में। हम स्विच ऑफ ऑन ऑन को ऐसा मानते हैं करंट चला गया। अरे करंट तो इसलिए चला गया क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप कट गया बीच का, वो सेम पोटेंशियल पे आ गया, न्यूट्रल से जुड़ जाता है वो अंदर, तो जीरो पे आ जाता है। जी सेम पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो कौन चलाएगा इनको? कोई नहीं चलाएगा, दौड़ेंगे मस्त एकदम, वो पहली वाली घटना। अब जैसे ही तुम स्विच ऑन करते हो उसका दूसरा हिस्सा ही 120 से जुड़ जाता है और मस्त पोटेंशियल ड्रॉप आ जाता है दोनों वायर दोनों एंड्स पे, और एकदम मस्त इलेक्ट्रॉन्स चालू हो जाते हैं चलना। क्लियर? यस सर। क्लियरिटी बैठ रही है दिमाग में? तो ये सारा खेल एक्चुअल में बेटा होता है, तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारी चीजें। दिस इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसके बाद भी किसी को समझ ना आए तो एक बहुत अच्छा तरीका है, हमारे घर के बाहर लाइन जा रही होती है घर में जिससे वायर वायर आता है, एकदम उसको टच करके हम देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना? एकदम इलेक्ट्रिसिटी की पूरी फील आ जाएगी, लगे 440 वोल्ट। एनीवेज करना नहीं है ये सब, वैसे ही समझ में आ गया होगा, ठीक है? वो केवल मजाक के लिए है। सर ये सर लाइव वायर है 220 सर। लगेगा ना? क्या बेटा? सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर जैसे ये लाइव वायर है हाँ और सर ये ऑन है अभी, हाँ। सर ये न्यूट्रल से टच होती है तो सर ब्लास्ट हो जाता है? नहीं, एक्चुअल में ऐसा ब्लास्ट होना जरूरी नहीं है बेटा। होता क्या है कि लाइव वायर जो सर है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है। दोनों दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाते हैं बेटा। अब दोनों सेम पे आ गए, दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या आपके इवन इनको सेफ्टी के लिए बेटा स्विच वगैरह होते हैं, वो सब अपने अब इस लेवल पे हम 12th में तो नहीं पढ़ते हैं ये सब चीजें, 10th में तुमने पढ़ी होगी। तो सेफ्टी स्विच से और चीजें होती है जो इसको रोक लेती है, या हीट प्रोड्यूस बेटा एक्सेस हो जाता है, ऐसा समझो। शॉर्ट सर्किट टाइप की सिचुएशन होती है दोनों वायर का कॉन्टेक्ट में आना, है यस ना? सर। तो वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, वो अब हम नहीं पढ़ते। ट्रूली स्पीकिंग 12th में हाउस होल्ड सर्किट्स नहीं पढ़ते हैं हम। बस मैंने एक थोड़ा सा आइडिया दिया तुम्हें कि छोटी क्लासेस में थोड़ा बहुत आइडिया पड़ा हुआ है, तो ये एक जनरल वजह होती है कि पोटेंशियल ड्रॉप आने से सारे काम होते हैं। चलिए बेटा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हमारे पास छोटा सा एक डेरिवेशन आता है बेटा, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट।
दिस डेरिवेशन जनरली इज आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन बेटा। 2 से 3 मार्क्स के लिए आता है, ज़्यादा के लिए नहीं आता है। मेनली 2 मार्क्स, कभी कभी हो सकता है 3 मार्क्स के लिए भी पूछ दिया जाए आपसे, ठीक है। तो समझते हैं कि क्या करना है बेटा यहाँ। तो वैसे तो साफ लिखा हुआ है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd और करंट I में क्या रिलेशन है, हमें बेटू फाइंड आउट करना है। तो आओ समझते हैं। तो बेटा इसके डेरिवेशन के लिए हम पहले एक कंडक्टर टाइप से बनाते हैं यहाँ, और फिर बताते हैं बेटा कि इसके अक्रॉस हमने अपोजिट रिलेशन है। हाँ अभी आ जाएगा देखना, नहीं अपोजिट नहीं बेटा, एक बहुत बड़ा सा रिलेशन आएगा, अभी आएगा, चिंता मत करो। v, इस कंडक्टर की लेंथ बेटा हम मान लेते हैं l, ठीक है, ध्यान से समझते चलना, बहुत बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं बेटा। कंडक्टर की लेंथ l, पोटेंशियल v अप्लाई किया इसके चारों तरफ, तो बेटा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस v आ जाएगा, ये पॉजिटिव साइड हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, छोटी छोटी बातें बता चुका हूं मैं। सपोज करो बेटा कि t इक्वल टू 0 पे ये a लेवल पे थे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा, t इक्वल टू 0 पर मान लो इस a पॉइंट पे थे इलेक्ट्रॉन्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a होगा, तो मैं a नहीं बोलता हूं, इसको p पॉइंट बोल देता हूं बेटा। और किसी t टाइम पर, डेल्टा t टाइम बाद, डेल्टा t टाइम में बेटा मान लो इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच गए q पॉइंट पर। समझ में आती है बात? यस सर। तो हम क्या, पहली बात तो देखो हम डिफाइन क्या क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझना बेटा। और इस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं लेट से डेल्टा l। व्हाट वी आर सेइंग, अच्छे से समझो इस बात को बेटा। पहले तो कुछ टर्मिनल टर्म्स डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ाएंगे बेटू। तो हम क्या बोलते हैं यहां पे, n, एक टर्म डिफाइन करते हैं बेटा n। n को बोला जाता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। तो इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है बेटा, चार्ज नहीं है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज कैरियर है, ये एक टर्म डिफाइन होती है सभी कंडक्टर्स के लिए बेटा। दूसरी टर्म यहां पे हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, L क्या है यहां, लेंथ ऑफ कंडक्टर बेटा, जो अपने सामने है उसी को बता रहे हैं। A क्या है यहां, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है बेटू। व्हाट इज V, V इज द बैटरी पोटेंशियल, या जो बैटरी हमने अप्लाई की उसका पोटेंशियल है बेटा, कितना पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। और हम क्या बोलते हैं बेटा, लेट इन टाइम t, इन टाइम डेल्टा t, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम पॉइंट p टू q, पॉइंट p टू q एंड ट्रेवल डेल्टा l डिस्टेंस। क्या यहां तक कोई दिक्कत हमें? सोच लो। नो सर। समझ आता है बेटा? तो इसको थोड़ा देखो बाहर निकाल के बनाते हैं क्या हुआ बेटा। ये पॉइंट P था और ये यहां पे पॉइंट Q है लेट्स से। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इलेक्ट्रॉन चल के यहां तक आ गए, तो इतने वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स देखो फ्लो किए हैं, इलेक्ट्रॉन्स इतनी दूर में फ्लो किए, इसकी लेंथ को हम बोल रहे हैं डेल्टा l, t टाइम में। तो क्या मुझे बता सकते हो डेल्टा l को क्या लिख सकता हूं मैं, कैन आई राइट डेल्टा l इज इक्वल टू Vd मल्टीप्लाई बाई डेल्टा t। सोचो एक बार, क्या ये सही लिखा क्या मैं? अरे बेटा डिस्टेंस क्या होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम। यस सर। यस सर। तो डेल्टा l चले, वो डिस्टेंस स्पीड Vd है और टाइम डेल्टा t लगा, तो कैन आई राइट डेल्टा l इक्वल टू Vd इंटू dt। सोच लो आराम से, पक्की बात Yes, बेटा? sir. चलो बेटू, अब देखो हमें क्या करना है बेटा। एक्चुअल में क्या होता है, करंट क्या होता है बताओ आप? करंट होता है बेटा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, होता है कि नहीं? यस सर। तो सारा खेल देखो बचता है, तुम डेल्टा क्यू निकाल लो, इतने वॉल्यूम में कितने चार्ज गया। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर।
टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, जो कि यहां पे हम इलेक्ट्रॉन को मानते हैं, चार्ज कैरियर दैट इज इलेक्ट्रॉन, इन इसका वॉल्यूम बेटा बोल देते हैं इन P2Q, इन वॉल्यूम P2Q। P से Q तक का जितना वॉल्यूम हो उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है, बताओ कैसे निकालूं। ये क्या दिया हुआ है बेटा, क्या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज है, क्या वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो ये कितना आएगा देखो, n मल्टीप्लाई बाई इसका वॉल्यूम, क्या लिखो इसका वॉल्यूम, कौन बताएगा, व्हाट्स द वॉल्यूम ऑफ दिस रीजन, क्या मैं लिख सकता हूं डेल्टा L टाइम्स A, सोचो एक बार, अरे वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया बेस एरिया इंटू हाइट, हे भगवान कैसे काम कर रहे हो। इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या लिखूं बताओ, यदि इसकी हाइट h है और रेडियस r है, व्हाट्स द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, अरे जल्दी बोलो, फायर स्क्वायर h। क्या सबको आइडिया है ये, यस सर। व्हाट इज पाई r स्क्वायर h, दिस इज एक्चुअली बेस एरिया, इसको a बोल दिया तो a h, तो बेटा इस क्रॉस सेक्शन के एरिया को a बोला हुआ है, तो क्या a है और इसकी हाइट डेल्टा l है कि नहीं, यस सर। तो इसका वॉल्यूम, ये टर्म क्या है बेटा, ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम टिल P2Q, ये तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, ये नीचे वाला पार्ट, ये तुम्हें डेरिवेशन में नहीं लिखना है बेटा। तो ये हो गया नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, तो इतने इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया तो टोटल चार्ज कैसे निकालू, अरे इलेक्ट्रॉन पता हो तो चार्ज कैसे निकालते हैं, हे भगवान, एक फॉर्मूला सीखा था पहले चैप्टर में, सर Q इक्वल टू equals to any. हाँ Q इक्वल टू एन ई, तो व्हाट इज दिस, दिस इज टोटल क्वांटाइजेशन ऑफ नंबर, चार्ज। दिस इज टोटल नंबर ऑफ चार्ज, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सही है इतने दूर में। तो बेटा इस चीज देखो, इस डेरिवेशन में सबसे टफ टर्म यही है ट्रूली स्पीकिंग, कि ये क्या बला है। तो बेटा एक्चुअल में क्या होता है, ये पर मीटर क्यूब का, मैं तुमसे देखो एक छोटी सी चीज पूछूंगा, तुम आंसर कर दोगे, ध्यान से समझो, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात पूछूंगा, यू विल बी एबल टू आंसर। मैं तुम्हें बोलूं कि 1 मीटर क्यूब में बेटा 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, 100 पीपल आर लिविंग इन 1 मीटर क्यूब, मान लो, होता नहीं है वैसे ऐसे, बट मान लेते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं ऐसे ही। तो मैं तुमसे पूछूं कि बताओ 10 मीटर क्यूब में कितने पीपल रहेंगे, क्या 100 इंटू 10, सर 1000। है ना, यही करते हैं ना। अब इसी को देखो मैं एक नंबर के टर्म में बोल रहा हूं कि 1 मीटर क्यूब में n लोग रहते हैं। अब मैं तुम्हें पूछूं, ध्यान से देखना, 1 मीटर क्यूब में n लोग रहते हैं, अब मैं तुम्हें पूछूं 10 मीटर क्यूब में कितने रहेंगे, तो क्या आंसर करोगे, 10n। 10 इंटू n। मैं तुम्हें पूछूं Yes, x sir. मीटर क्यूब में कितने रहेंगे, xn। xn। क्या समझ में आई है क्या बात, अब कहानी देखो Yes, sir. ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूं 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वो है n। मैं तुम्हें पूछूं कि v मीटर क्यूब में कितने होंगे, Vn। n इंटू वी, अरे आ रहा है समझ में, अरे v Yes, क्या sir. है, उस सिलेंडर का वॉल्यूम, v को क्या लिखूंगा, डेल्टा एल इंटू ए, ये लो, घुसा के दिमाग में, नहीं आया अभी भी, यस सर। सर समझ आ गया। बेटा देखो ये टर्म थोड़ी सी पेचीदा है यहाँ, बस ये समझने में ध्यान लगाओ, क्योंकि ये 1 मीटर क्यूब का है, व्हाट इज n, n इज नंबर ऑफ चार्ज, ये चार्ज नहीं है, ये नंबर ऑफ चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर है 1 मीटर क्यूब में। तो 1 मीटर क्यूब का पता है, तो इतने मीटर क्यूब का कैसे लिखूं, तो उतने वॉल्यूम से गुणा कर दिया बेटा, आया समझ। तो अब देखो हमें नंबर पता चल गया, तो चार्ज कैसे निकाले बेटा, चार्ज का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू नंबर इंटू इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्ज, सिंस n कंफ्यूज कर देता है बेटा, यहां पे हम छोटा n लिखते हैं इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, नंबर ऑफ चार्ज इंटू ई। तो नंबर ऑफ चार्ज कितना है, क्या इतना,
एन डेल्टा तो आंसर क्या आ गया, एल देखो बेटा, एन डेल्टा एल ए मल्टीप्लाई बाई ई। दिस इज एक्चुअली चार्ज फ्लोन। तो क्या सब कुछ पता चल गया? तो यहां पे पटक दू, डेल्टा क्यू पता चली गया। तो देखो बेटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 क्या आ जाएगा? यूजिंग 2 एंड 3। बेटा देखो, ये तो बकवास चीज है, इसका कोई, ये तो लिख भी दोगे ना एग्जाम में तो भी तुम्हें आधा नंबर मिलेगा। मेन ये 2 लाइन ही है पूरे डेरिवेशन में, ध्यान से देखोगे तो। फिर खत्म है अब डेरिवेशन। डेल्टा क्यू को उठा के यहां रखो। सो आई इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, व्हाट इज डेल्टा क्यू? ये रहा। तो मैं इसको बेटा ऐसे लिख एन रहा हूं, देखो, एन एन ए डेल्टा एल ई। ए मैं ई। इसको ऐसे लिख रहा हूं, एन ए ई को पास पास लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन व्हाट इज डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी? I अरे VD. वीडी, नहीं समझे? Yes, sir. दिस इज द रिलेशन बिटवीन यस सर। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद भी होना चाहिए ये कैसे किया मैंने, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमें पता है डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर है? वीडी के बराबर। वापस देखो, ये तो प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन था, ठीक है, कौन क्या था हमने डिफाइन किया। उसके बाद बेटू क्या किया, ये कॉमन सेंस, सुपर कॉमन सेंस, यदि डेल्टा एल है तो वीडी इंटू डेल्टा टी, ये भी सुपर कॉमन सेंस। इनका मुश्किल से बेटा आधा नंबर मिलता है एग्जाम में, ये डेरिवेशन आता हो और इतना सा करते हो तो, क्योंकि ये कोई भी लिख सकता है। खेल सारा इन 2 लाइनों का है। यहां पे चार्ज निकालना कितना है, मतलब नंबर कितने हैं चार्ज के, और यहां पे उनका टोटल चार्ज निकालना, और ये आते ही तो फिर इन दोनों इसमें इक्वेशन में रख दो, तुरंत आंसर आ गया। सो हमें हमेशा क्या याद रखना है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, वेर एन इज वॉट, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? आया समझ में? सर ये 2 मार्क्स का लॉट होता है? हाँ, इस डेरिवेशन के लिए कम है क्या नंबर? सर इजी है बहुत ये। नहीं, फिर भी बेटा इसके लिए 2 मार्क्स के लिए आता है डेरिवेशन, तो इसको लिखो। 3 के लिए भी आ जाता है, बट स्टैंडर्ड इज 2 मार्क्स फॉर दिस डेरिवेशन। तो क्विकली राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लो। और इसकी एक बार प्रैक्टिस करना, और ये रिलेशन याद रखना है। इस रिलेशन पे बेस्ड अभी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अपन।
बेटा ध्यान दे, एग्जाम में कई बार हमें जैसे कुछ पैरामीटर्स दिए होते हैं तो इवन वी स्टार्ट द डेरिवेशन फ्रॉम दिस प्लेस तो भी हमें एक बार के लिए नंबर मिल जाते हैं, कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है। ये क्या हुआ, कहाँ पे आ गया मैं, सॉरी। हाँ, तो वो एक थोड़ा सा ध्यान रखने का है, बट ये डिफाइन कर देना अच्छा रहता है ऑलवेज क्विकली। लिख लिया बेटा? यस सर डन। इसको थोड़ा ध्यान देना, ये जो मैं रेड लाइन से अंडरलाइन, रेड लाइन से क्रॉस भी बना देता हूँ, ये थोड़ा सा बस समझने की चीज़ है। ये समझ पाओगे तो फिर काम बन जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। गुड, आगे बढ़ू बेटू? यस सर। और बच्चों ने लिख लिया? चलो बेटा, सो देखो हमने एक रिलेशन सीख लिया, I इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब इसको रिमेंबर रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ से कि हम I एन ई ए वी डी का फॉर्मूला लगा के हम वैल्यूज वगैरह फाइंड आउट करें। सो यू फाइंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है? तो वो सारी बात इस पे होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और बेटू आगे बढ़ के हम एक छोटा सा, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। जो नॉर्मल क्वेश्चन मुझे पता है बेटा, आई की वैल्यू दे दे, एन की दे दे, ई पता ही है तुम्हें, एरिया दे दे तो तुम वीडी निकाल लोगे, वीडी दे दे करंट निकाल लोगे, जो भी है सारी पैरामीटर्स में से एक छुपाया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि आल वैल्यू देके कोई एक पूछेगा तो तुम आंसर करने में तुम्हें दिक्कत या जोर आएगा जरा सा भी। क्वेश्चन कैसे अटकते हैं वो मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ। तो बेटा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो बेटा क्वेश्चन हमारे इस तरह से अटक, देखो सभी बच्चे, सपोज करो कि वायर ऐसा है, ऐसे कब से वायर आने लगे, मतलब दो तीन वायर को जोड़ लिया, मान लो एक बड़ा वायर था, एक छोटा वायर उससे आगे तुमने कनेक्ट कर दिया इस तरह से। तो एक बात बताओ बेटा, करंट जो यहां पे इस वायर से जा रहा है, ठीक है बेटा, आई मान लो इस वायर से जा रहा है करंट, इस पॉइंट पे इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी 1 और इस पॉइंट पे इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी 2। तुम्हारे पास ऑप्शंस है, और अब की बार बेटा कोई बोले ना आंसर, मैं चाहूंगा तुम कमेंट सेक्शन में लिखो Vd1 इज ग्रेटर देन Vd2। जो तुम्हारे हिसाब से सही है कमेंट में लिखना बेटा, बोलना मत। Vd1 इज लेस देन Vd2, Vd1 इक्वल टू Vd2। जिसका कोई आंसर नहीं आएगा मैं मान लूंगा उसका नन ऑफ दीजिए। क्वेश्चन समझ में आता है? पहले तो इतना तो बताओ।
यस सर समझ गए। चलो तब आंसर लिखना बेटा, बोलना मत। एक बार के लिए मैं चाहता हूँ एक बार सब बच्चे लिखो, आई होप एक मैसेज तो कर ही सकते हैं हम। तो आंसर टाइप करे देखें। कोई बात नहीं, गलत ही तो होगा, गलत हो जाने दो, डरना थोड़ी है। गलत सही क्या फर्क पड़ता है। क्या बात है, बराबर वाले ज्यादा लोग हैं। कुछ बच्चों को तो आंसर भी नहीं आया बेटा, आंसर देने में कहाँ दिक्कत आ रही है। यशस्वी, पीयूष, रितेश, व्हाट्स योर व्यू? डी मान लू? कुछ तो सोच के आंसर कर दो जल्दी से। चलो देखो बेटू, ध्यान से समझे, एक कॉमन सी बात समझाता हूं तुम्हें, अच्छे से समझना इस पॉइंट को। बेटा ध्यान से देखना जो समझाना चाह रहा हूं। बेटा एक मान लो ऐसा वायर था, उसके आगे हमने थोड़ा छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर लगाया, उसके आगे समझो और भी छोटा क्रॉस सेक्शन का वायर लगा दिया मैंने। बेटा वायर किसी भी तरह का हो, यदि यहां से करंट आई अंदर एंटर किया है और आगे सर्किट में तुम कैसे भी वायर्स लगा दो, यहां से करंट आई ही लीव करता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो क्या? यस सर। करंट थ्रू आउट द सर्किट रिमेन्स यूनिफॉर्म इररेस्पेक्टिव ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो चाहे क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ही बदलो, यहां पे करंट जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें समझने की जरूरत है। एग्जाम्पल लो पाइप का। पाइप में एक तरफ से जितना पानी एंटर किया, क्या आगे छोटा पाइप या बड़ा पाइप भी कर दोगे तो पानी उतना ही निकलना पड़ेगा, नहीं तो बीच में पाइप फूट जाएगा। आ रहा है क्या समझ में? यस सर। तो अब देखो यहाँ पे बेटा, कॉमन सी बात है, करंट दोनों जगह सेम है, तो तुम फॉर्मूले से देख लो चाहे जैसे भी देख लो, I इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो करंट सेम है तो एरिया, ध्यान से देखो, करंट सेम हुआ तो वीडी क्या हो गया, I अपॉन एन ई ए। बेटा एन भी सेम ही होगा, पूरा सेम सही वायर है, ई भी सेम ही होता है, आई भी सेम है, तो वीडी इनवर्सली रिलेटेड टू एरिया। तो जहां एरिया बड़ा है वहां वीडी छोटा होगा, जहां एरिया ज्यादा है वहां वीडी छोटा होगा। सो द आंसर, करेक्ट आंसर गोज टू बी। सर मैंने भी यही सोच के दिया था सर, आंसर इनवर्सली समझ आया प्रोपोर्शनल क्या? सोच के। यस सर। बेटा सी नहीं होगा बेटू, कौन सी चीज सेम है? सर क्रॉस बट स्पीड तो सेम ही होगी ना, ना इलेक्ट्रॉन ना, जो भी नहीं निकलेंगे। नहीं, यही तो बेटा समझने की दिक्कत है हमारी। मेरी बात को समझो कि यहां से मान लो इलेक्ट्रॉन एक स्पीड से एंटर किए, तो यहाँ क्या, मान लो इतना जगह बेटा ज्यादा थी, तो क्या यहाँ टी टाइम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएंगे? जगह ज्यादा है ना बेटा, यस और सर। टी टाइम में उतने के उतने इलेक्ट्रॉन यहां से निकालने हैं, तो बता तुझे स्पीड तेज तेज स्पीड से निकलना पड़ेगा कि नहीं निकलना पड़ेगा? पाइप का एग्जाम्पल लो, क्या पाइप से बेटा पानी मारना होता है और आगे हाथ से कवर कर देते हैं तो पानी दूर तक जाके गिरा कि नहीं? यस उसका प्रेशर बढ़ जाता है। होता है क्या ऐसा? यस सर। बेटा प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल ये तो याद है हमें, सबने यस किया हुआ है सर। कभी ना कभी लाइफ में। पाइप के आगे थोड़ा सा हाथ से ब्लॉक कर दे तो पानी फॉल्स फार अवे। पानी दूर कैसे गया? ऑब्वियस बात है बेटा, इसे ब्लॉक कर देते हो तो स्पीड बढ़ जाती है पानी की। तो जितना पानी पाइप में एंटर आ रहा था ना, वो बीच में रुक नहीं सकता। तुमने ब्लॉक भी कर दिया तो पानी के नॉट स्टे इन बिटवीन, तो उसको जितना आ रहा है वो उतना को उतना निकलना पड़ेगा यहां से, तो उतना निकलने के लिए उसकी स्पीड तेज हो जाती है, जितना आ रहा है उतना निकलने के लिए नहीं, और रुक गया यदि गलती से तो बीच में फूट जाएगा ये। गेटिंग इट? यस सर। और बच्चे समझ रहे हो बात को? अरे आ रहा है क्या समझ में?
यस सर। हाँ जरूरी है, मैं बता रहा हूँ ये टेढ़े क्वेश्चन से जो फंसाते हैं। मुझे पता है बेसिक क्वेश्चन सारे कर लोगे। अब मैं तुम्हें ऐसा क्वेश्चन करवाता एन इतना है, ए इतना है, बताओ करंट कितना होगा, वीडी इतना है, वीडी निकालो कितना होगा, वो कोई क्वेश्चन हुआ क्या? वो तो कर ही लोगे, वैल्यू सब्सटीट्यूशन है। ऐसे क्वेश्चन में फंसते हैं हम। समझ आया कॉन्सेप्ट? एक तो ये कॉन्सेप्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सोच के दिया था। हाँ इन्वर्सली, बट बेटा ये दिमाग में होना चाहिए कि क्या कारण था उसका। करंट यस आपका सर। कांस्टेंट रहता है, एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस पाइपलाइन फ्लो। ऐसे क्वेश्चन पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जितने भी टेढ़े क्वेश्चन फंसते हैं ना, उनको पाइपलाइन फ्लो की तरह कंसीडर किया करो। ऑटोमेटिक हमेशा आंसर सही हो जाता है। क्लियर? यस सर। और सब बच्चे क्लियरिटी होती है इसमें? कोई दिक्कत? बेटा समझ आ गया? आगे बढ़ू? याद रख पाओगे? पाइपलाइन से याद रखो हमेशा कि पाइपलाइन में जैसे करंट एंटर करता है बेटा, तो यदि बीच में इकट्ठा हो तो चार्ज का अक्यूमुलेशन हो गया, दैट इज नॉट पॉसिबल। पोटेंशियल होने ही नहीं देगा, बोलेगा आगे बढ़, तो उसको यहाँ पे स्पीड को तेज करना पड़ेगा यदि मेंटेन रखना है फ्लो को। तो सो दैट्स द वेरी बेसिक कंसिडरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिक बेसिक चीजें याद रखे, इजी है, याद रख पाएंगे, यही इंपॉर्टेंट है अभी के लिए बेटा। तो लिख लिया ये क्वेश्चन बेटा, लिख के ये लिखो, और इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में जो भी तुम एक्सप्लेनेशन लिखना चाहो, वन लाइनर, वो लिख लो। तो मुझे पता है बेसिक क्वेश्चंस यू ऑल कैन सॉल्व। इस तरह का क्वेश्चन आए तो अब आंसर करना आना चाहिए। चला जाए आगे? सोच लो बेटा, आगे चलें? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। चलो बेटू आगे बढ़ाते हैं कहानी को, है ना। अब छोटी सी बेटे एक दो टर्म्स आती है, उन एक दो टर्म्स को देखते हैं। उससे एक्चुअल में हमारा ओम्स लॉ का डेरिवेशन होगा। तो डेरिवेशन तो हम आज शायद नहीं कर पाएंगे, बट कुछ बेसिक टर्म्स मैं आपको बता देता हूं जो हमें उस डेरिवेशन से रिलेटेड रिक्वायर्ड होगी। तो आइए क्विकली शुरू करते हैं बेटा, देखना। तो सबसे पहली टर्म हम देखते हैं बेटा, वी कॉल इट एज मीन फ्री पाथ। ये नाम सुना हुआ लग रहा होगा या पता नहीं। यस सर। 11th में पढ़ा। 11th में भी वैसे पढ़ा था। सो व्हाट इज मीन फ्री पाथ? ध्यान से देखो बेटू, वी डिनोट इट विद सिंबल लेमडा। लेमडा से डिनोट करेंगे बेटा। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है, समझे कि बेटा मान लो कि एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट था, जिस पॉइंट पे आपका फर्स्ट कोलिजन होता है, मान लो इलेक्ट्रॉन्स का आपस में, है ना, मतलब चार्ज कैरियर्स के कोलिजन तो होते ही है थोड़े बहुत। तो पहला कोलिजन हुआ मान लो इस पॉइंट पे, और सेकंड कोलिजन हुआ मान लो इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे मान लो बेटा सेकंड कोलिजन हुआ। तो लेट से फर्स्ट और सेकंड कोलिजन के बीच की दूरी है बेटा लेमडा 1। इसी तरह बेटा यहां से थोड़ा सा आगे चलने पे हो सकता है उसका थर्ड कोलिजन हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन चलते रहेंगे, मान लो लेमडा 2, एंड इट विल कीप ऑन रिपीटिंग। और फाइनली मान लो एन कोलिजन करता है, तो उसकी कुछ डिस्टेंस होगी लेमडा एन, कि जितना कोलिजन से बीच में वो कितना चला। क्या बेटा बात समझ में आ रही है? आ रहा है क्या समझ Yes. में? बेटा मान लो सर। कोलिजन की डिस्टेंसेज है कि फर्स्ट से सेकंड कोलिजन के बीच वो लेमडा 1 चला था टकराने से पहले किसी दूसरे से, फिर किसी दूसरे से टकराने से पहले वो लेमडा 2 चल गया, फिर किसी तीसरे से टकराने से पहले लेमडा 3 चल गया, और ऐसे किसी एन से टकराने से पहले लेमडा एन चला। सो व्हाट इज मीन फ्री पाथ? ध्यान से देखना बेटा, दिस इज एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड
बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। क्या डेफिनेशन समझ में आ रही है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो बेटा बताओ, यदि इन कोलिजन्स में एक पहले कोलिजन में लेमडा 1, दूसरे में लेमडा 2, तीसरे में लेमडा n, तो एवरेज कैसे निकालू? कैन आई से लेमडा 1 Total. प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 अप टिल लेमडा n अपॉन n। क्या ये सबको समझ में आती है बात? यस सर। सो अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक कोलिजन में मान लो बेटा हर कोलिजन में अलग चलेगा। देखो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है बेटा, ये तो नॉर्मल बात है। उसका कब किसी तरह समय स्पीड में थोड़ा ज्यादा बढ़ गया तो ज्यादा जल्दी दूर चल सकता है, जैसे भी हो। कम दूर चल सकता है टकराने में, इस डायरेक्शन किधर मुड़ी उस पर डिपेंड करता है। तो जब कोलिजन्स होते हैं तो कितना चलता है, हर कोलिजन में अलग अलग चल सकता है। दो कोलिजन में सेम भी हो सकती है दूरी। तो हम बात करते हैं बेटा एवरेज की। सो इस मीन को एवरेज ही बोलते हैं बेटा। मीन का मतलब एवरेज ही होता है। So average distance traveled between two successive collisions is known as mean free path, and we denote it by lambda, and lambda becomes all the collisions का distance upon n collision के distance upon n। Clear? आया समझ में? यस सर। अब बेटा मान लो फर्स्ट कोलिजन से सेकंड कोलिजन के बीच, अब हम दूसरी टर्म समझते हैं जिसे बोला जाता है बेटा रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, और इसको डिनोट किया जाता है बेटा टाउ सिंबल से। ये टाउ सिंबल बना के हम रिलैक्सेशन टाइम को डिनोट करते हैं। ठीक है बेटू? तो देखो इसको समझते हैं कि ये क्या है रिलैक्सेशन टाइम बेटा हमारे सामने। सो वी से, सर ये तो टॉर्क का था ना? हाँ टॉर्क का भी होता था बेटा, यहाँ रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं इसको। तो देखो बेटा, तो रिलैक्सेशन टाइम को कैसे डिनोट करते हैं फिर से समझो। मान लो इस इंस्टेंट पे बेटा फर्स्ट कोलिजन हुआ, थोड़ी दूर चलने के बाद सेकंड कोलिजन हो रहा था, ठीक है। बट यहां एक से दूसरे कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम था मान लो बेटा टाउ 1, ठीक है। ये टाइम लगा बेटा एक से दूसरे कोलिजन में। इसी तरह दूसरे से तीसरे में मान लो लगा टाउ 2 बेटा, एंड इट कीप ऑन गोइंग अंटिल nth कोलिजन मान लो हुआ, तो तब टाइम लगता है टाउ n। सॉरी, क्या ये बात समझ आ रही है? हाँ कि नहीं बेटू? यस सर। तो ये nth कोलिजन का टाइम इतना लगा। अब देखो रिलैक्सेशन टाइम को कैसे डिफाइन किया जाता है बेटा। तो रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन किया जाता है एवरेज टाइम टेकन, एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। और बेटा इसको टाउ से डिनोट किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n टाउ n अपॉन n। ऑन n। दिस इज टाउ, दिस इज एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। बिल्कुल नॉर्मल बात है बेटू, जो हमें ध्यान आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि लेमडा इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो बेटा यदि मैं एक अलग से डायग्राम रिप्रेजेंट करूं, देखना यहाँ पे, ठीक है। यदि इन दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करना चाहे तो मानो कि एवरेज एक से दूसरे कोलिजन में, ठीक है, वन कोलिजन और सेकंड कोलिजन मान लो यहाँ पे होता है, तो दोनों के बीच की एवरेज डिस्टेंस हो गई लेमडा, और एवरेज टाइम जो लगता है वो हो गया टाउ। ऑन एन एवरेज हम बात करते हैं ना, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा, बाकी ये समझ में आना चाहिए कि क्या किसका मतलब है। क्लियर? और हम चाहे बेटा तो एक और चीज देखो, वीडी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिससे इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में आगे बढ़ रहे होते हैं। वीडी कैन बी रिटन एज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो लेमडा अपॉन टाउ, वी कैन ऑल्सो राइट वीडी लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, कोई बताएगा इसको रिलैक्सेशन टाइम क्यों बोलते हैं? इन दोनों का ऐसा नाम क्यों रखा गया, मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम? सोचो जरा।
क्योंकि मेन फ्री पाथ में मतलब वो यहाँ पे कोलिजन नहीं कर रहे, बाकी जगह कोलिजन कर तो रहे बेटा हैं। देखो, इतने ड्यूरेशन सर में, काइनेटिक एनर्जी जी सर बेटा समझो, रिलीज नहीं हो रही है इस नहीं समय। नहीं, इतने ड्यूरेशन में वो फ्रीली मूव कर रहा था बिना किसी से टकराए। समझ रहे हो? व्हाट इज लेमडा? देखो, इट इज सर डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन एवरेज। तो ऑन एन एवरेज इतने टाइम तक क्या वो बिना टकराए चला है? यस सर। तो इसलिए इसको फ्री पाथ बोला जाता है, कि ऐसा पाथ जिसमें मस्त चल रहा था बिना किसी टेंशन के, और टकराते ही फिर से वो चेंज होगा। तो जितनी देर के लिए वो फ्रीली चला, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। मतलब फ्री पाथ वो हो गया, फ्री कितना चलता है बेटा, और मीन मतलब सारे फ्री पाथ का एवरेज ले लो। इसीलिए इसको रिलैक्सेशन क्यों बोला गया, रिलैक्सेशन टाइम? फिर इतने टाइम में कोई लाइट नहीं। वो रिलैक्स पे था। अगेन फ्री था या रिलैक्स, सेम सी बात है ना, कि सर इतने आराम टाइम से तक चल वो रहा था। रिलैक्स की हालत में था, बिल्कुल रिलैक्स मार रहा था, चिल एकदम। तो आराम की स्थिति में था, कोई टेंशन नहीं। तो कितने टाइम तक वो चिल स्थिति में है, सेम सी बात है, बस थोड़ा बोलने का तरीका अलग है ना। फ्री टाइम बोलना थोड़ा अजीब लगता और रिलैक्स पाथ बोलना थोड़ा अजीब लगता, तो उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया। बाकी मीनिंग सेम है, मतलब समझो। तो रिलैक्सेशन टाइम क्यों बोल दिया गया था? क्यों? क्योंकि उनको ऐसा है कि वो तब तक रिलैक्स मार रहा था जब तक दूसरे से नहीं टकराया। तो कितने टाइम ऑन एन एवरेज वो रिलैक्स की हालत में रहा, तो वो इतना है। कितना टाइम वो ऑन एन एवरेज आपका फ्री रहा, वो इतना है। और एक्चुअल में जितना टाइम वो रिलैक्स रहता है और जितना टाइम फ्री रहता है, उतनी देर तो वो वीडी से इनडायरेक्टली चल रहा है इफेक्टिवली। तो वीडी कैन बी टर्म्ड एज लेमडा अपॉन टाउ। मींस वीडी कैन आल्सो बी रिटन एज मीन फ्री पाथ अपॉन रिलैक्सेशन टाइम। क्या बात समझ आती है बेटा? बेटा यस कॉमन सर। सी बात है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस हम लेमडा को बोलते हैं, एवरेज टाइम इसको बोलते हैं। सो वीडी इज द लेमडा अपॉन टाइम। कोई दिक्कत? सोच लो। नो सर। पक्का? यस सर। श्योर? तो बेटा बहुत बेसिक बेसिक टर्म्स डिस्कस की हैं। इन्हीं दो टर्म्स की हेल्प से एक्चुअल में हम ओम्स लॉ का डेरिवेशन करने वाले हैं। एक तो हमारा पुराना रिलेशन I इक्वल टू एन ई ए वी डी, और एक हमारा रिलेशन बेटा ये वाला रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री पाथ। इन दोनों तीनों चीजों को मिला के वी विल डिराइव द रिलेशन ऑफ ओम्स लॉ। सर ये कैसे निकाला सर? क्या बेटा? वीडी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टाउ। बेटा समझो, वीडी क्या है? क्या स्पीड है जिससे इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ रहे होते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं। यस सर। तो वीडी क्या है एक्चुअल में, कि इलेक्ट्रॉन कितनी देर एक्चुअल में चल रहा है इफेक्टिवली। तो वो इफेक्टिवली कितनी देर चल रहा है ऐसा समझो, या कितनी स्पीड से चल रहा है। तो जितनी दूर चला इफेक्टिवली अपन कितना टाइम लगा उसको चलने में। ऐसे नॉर्मल स्पीड क्या होती है, वेलो डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस सर। बेटा व्हाट इज लेमडा, ढंग से देखोगे तो व्हाट इज लेमडा, लेमडा इज इफेक्टिव डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स। समझ आ रहा है? यस कि सर। हर एक कोलिजन के बीच इफेक्टिव कितना चल रहा है, और टाउ कितना है, इफेक्टिव टाइम कितना लग रहा है कोलिजन्स के बीच। तो बिना टकराए बेटा वो जब भी चलता है क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी चलता है। यस सर। इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ रहा है आगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। सो वी कैन राइट दिस इज अ नॉर्मल टर्मिनोलॉजी, जस्ट रिमेंबर दिस। यदि एक बार के लिए थोड़ा पछता भी नहीं है तो भी इसको ध्यान में रखने की कोशिश करो। वैसे मैंने समझाया कि एक्चुअली दिस इज कि कितनी देर के लिए वो चल रहा है अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम का ही रिलेशन है। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अगेन द नॉर्मल वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रहा है आगे। तो वो सिमिलर एनालॉजी है दोनों की। गुड, आर वी गुड? चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं हम, क्योंकि आई विल टेक टेस्ट इन नेक्स्ट वीक। और अब से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं जो दिन डिसाइड करूंगा उसी पे होगा टेस्ट। ठीक है? एंड दैट यू विल गेट इन नेक्स्ट वीक्स टाइम टेबल। बात समझ में आ गई बेटा? फिजिक्स चैप्टर 2 जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस है उससे रिलेटेड टेस्ट लिया जाएगा। प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग क्वेश्चंस, डू क्वेश्चंस एंड आस्क योर डाउट्स। डन? यस सर। सेंस करती है बेटा ये बात? और आज का जो टेस्ट है वो कल किस टाइम पे लिया जाए, इसी क्लास के टाइम पे रख ले, 3:30।
Yes, sir. तो वो जनरल याद रह जाएगा ना, टाइम चेंज नहीं कर सकते, फ्लो में शेड्यूल रह जाएगा. सो लेट्स कीप इट 3:30 इटसेल्फ. तो कल बेटा फिर आज की जगह कल टेस्ट के लिए मिलेंगे 3:30 पे. और अगेन प्लीज सॉल्व द सेकंड चैप्टर. आई विल टेक टेस्ट इन द नेक्स्ट वीक. सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स. सर वो हाँ, क्वेश्चन तो बता दो जो भेजा बेटा था. मैंने एक वीडियो सेंड किया है, सी इट वंस, अच्छा है ना. वही है क्या? हाँ, यदि नहीं होगा तो अपन डील कर लेंगे फिर. ठीक है, गुड. सर फुल चैप्टर का सर? हाँ हाँ, चैप्टर 2. फुल चैप्टर पूरा. तो पोलराइजेशन का भी दोगे? नहीं नहीं, वो नहीं आएगा बेटा, जो नहीं पढ़ा है वो नहीं देंगे, है ना. तो सेकंड चैप्टर आपका जो अपन ने ढंग से पढ़ा है सारा अच्छे से करो बेटा. इतने दिन पहले बता रहा हूँ 7 डेज, और कितने दिन से पढ़ा रहा हूँ उसके साथ भी पढ़ ही रहे हो, ऐसा तो है नहीं समझ नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे. एंड आई एम इन्फॉर्मिंग यू अराउंड द वीक बिफोर. ओके, यस सर. चलो बेटो, तो विल टेक अ टेस्ट ऑफ सेकंड चैप्टर इन फिजिक्स इन द नेक्स्ट वीक. थैंक यू. सर एक बार लिख थैंक लेते यू हैं. सर. हाँ लिख लो बेटा, चाहो तो. ये तो लिखा हुआ है, नहीं लिखा क्या? लिख लो लिख लो, यही पे हूँ मैं. सर रिलैक्सेशन टाइम लिखना है. हाँ हाँ लिख लो.